Hi, your dream doesn't have an expiration date. Take a deep breath and try again. Follow your own timeline. Today is 21st of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सैफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर बोलते हैं पैम्पोर को। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। कीतम लेक है उत्तर प्रदेश में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम। हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया है कोलकाता में। पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। आज के सवाल है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया था, डेट बताइए कब हमने ये ऑब्जर्व किया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सिचुएटेड, IOC। Who's the author of the book titled A Kashmiri Century, Portrait of a Society in Flux? Who's the author of the book titled The India Story, India Story? And who won the British Grand Prix 2021? And the last question is, headquarter of International Cricket Council कहाँ पर situated है? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है salience. Salience का मतलब होता है जो बहुत important है, prominence है, the quality of being particularly noticeable or important. Albeit मतलब दो ऐसा है, albeit this is another thing. तो सेंटेंस में हम यूज करते हैं albeit दो। क्रम्बल का मतलब होता है टूट के बिखर जाना, ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एस्पेशली एज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन। क्रम्बल। हाइंडसाइट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट ओनली आफ्टर इट हैज हैपेंड और डेवलप्ड। जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो हाइंडसाइट तो हमेशा 20/20 होता है। सब समझ में आता है, इस दिन ये करना था, इस प्रश्न में ये करना था, ऐसा होता तो अच्छा होता, लाइक दैट। सो हाइंडसाइट हमेशा पीछे मुड़ के देखना, जब इवेंट हो गया है देन उस पर रिफ्लेक्ट करना, दैट इज हाइंडसाइट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट या कंडीशंस हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट है, प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है, दैट इज स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज फिर ये बात करते हैं हम पेगासस स्पाईवेयर का। पार्लियामेंट में क्या अभी इसके बारे में बात हुआ। देन दिस इज इंडिकेटर ऑफ अ माइल्डर थर्ड वेव। ये एक सेरो सर्वे की रिपोर्ट आई है, ICMR के स्टेटमेंट्स हैं। देन इसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक आज देखते हैं, दैट इज प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन, इसकी रूल बुक क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, कौन से आर्टिकल्स हैं, प्रिविलेज कमिटी क्या होती है। विल हैव अ टॉक एंड प्रिपेयर अ क्वेश्चन एज वेल। देन आज ईद है तो हम ईद के बारे में जानेंगे, कल्चर एंड फेस्टिवल्स ऑफ अवर इंडिया। देन दिस इज इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्टेड, दीज आर नंबर, दिल्ली गवर्नमेंट, स्पाई इन हैंड। आज का एडिटोरियल और लीड आर्टिकल दोनों अगेन पेगासस पे बेस्ड है। Then this is sharing during scarcity, Krishna River, Godavari River, Telangana and Andhra Pradesh. Then this is Kitex story, this is about Kerala government, equity market ka bubble, Biden ka political pick, baby steps are better. Then this is very important news development कि जो पार्ट 9B था CAA 97th Amendment 2012, इसके कुछ पार्ट्स अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिए। विल हैव अ लुक। देन दिस इज अबाउट एंथोनी ब्लिंकन, ये मिशन सक्सेसफुल है। जेफ बेजोस, अमेजॉन, दिस इज ब्लू ओरिजिन। देन ये नए प्रेसिडेंट हैं पेरू के। और आज हम देखते हैं इन 4 युद्ध के बारे में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, एंग्लो मैसूर युद्ध। This is CSAT solution in certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है फ्रंट पेज की, दैट इज अबाउट पेगासस सॉफ्टवेयर। पेगासस सॉफ्टवेयर में पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा कल डिबेट हुआ, डिस्कशन तो नहीं हो पाया पार्लियामेंट में, बट प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुए। द पॉइंट इज, एक बार फिर से पेगासस देखते हैं। पेगासस, व्हाट इज पेगासस? ये इजराइल की एक कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू व्हाट्सएप सर्विलांस हो सकता है, व्हाट्सएप हैक हो जाता है। तो ये डिकोडिंग पेगासस है।
न्यूज़ ये आई कि ये डेटा लीक हुआ कि सरकार बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड व्हाट्सएप सर्वेलेंस कर रही है वाया यूजिंग दिस इजरायली कंपनीज सॉफ्टवेयर। अब बात ये आती है, कॉस्ट ऑफ पुटिंग पेगासस इन फोन भी जो है ना वो करोड़ में है। मतलब एक फोन को हैक करने की कॉस्ट हो जाती है अप टू करोड़। तो ये एक जो लिस्ट अभी लीक हुई है कि कुछ पर्सन का फोन ऐसे हैक हुए थे, कुछ पर्सन की व्हाट्सएप चैट्स वगैरह कॉम्प्रोमाइज हुई है। सो द पॉइंट इज, ये क्या स्टेट बैक्ड सर्वेलेंस है? इस पूरे मैटर में एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है और इस पूरे मैटर में एक सिस्टमेटिक रूल्स लॉज एटसेट्रा होना भी जरूरी है। अदरवाइज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इंडिया इज नॉट अ पुलिस स्टेट। यहाँ राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी होता है। सो ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी न्यूज़ बहुत कम है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। इसके जो सॉलिड जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा, तो तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ व्हाट वी शुड बी नोइंग इज व्हाट इज दिस पेगासस, ऑलराइट। और इससे रिलेटेड कुछ लॉज भी हैं, वो हम आगे एडिटोरियल में देखते हैं। देन दिस इज लोकसभा एडजर्न प्रोटेस्ट इनसाइड आउटसाइड हाउस। तो इसी बात पे एडजर्न हुआ था। सी, जो सेशन था वो एडजर्न हुआ। कल आपने आंसर्स भी किया था, एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है, एडजर्न साइन डाई क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, दीज सेशंस इन लोकसभा। ओके, सो दिस इज पेगासस सॉफ्टवेयर। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि आईसीएमआर का सेरो सर्वे रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट ने बोला 2/3 ऑफ इंडियंस हैव कोविड एंटीबॉडीज। सेरो सर्वे में होता ही ये है कि लोगों की एंटीबॉडी लेवल चेक किया जाता है। उससे पता लग जाता है कि क्या वो इन्फेक्ट हुए होंगे कोविड से, या फिर कोविड का थ्रेट आएगा तो हाउ गुड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस कोविड-19। एंटीबॉडीज लेवल क्या है। सो दिस इज सेरो सर्वे। तो सेरो सर्वे ने एक रे ऑफ होप दिया है कि हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं थर्ड वेव के लिए, बट देर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी। जो थर्ड वेव है वो प्रोबेबली माइल्डर होनी चाहिए सेकेंड वेव से, फेरोसिटी कम होनी चाहिए, बट अगेन नोबडी नोज एग्जैक्टली क्या होगा। सो आईसीएमआर चीफ ने ये जो कहा है ये बहुत मैच्योर स्टेटमेंट है, यही लाइन हमें फॉलो करनी है। वी स्ट्रांगली सजेस्ट दैट सोसाइटल पब्लिक रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्ग्रीगेशन, इकट्ठा होते हैं लोग, अवॉइड करें। नॉन एसेंशियल ट्रैवल को डिस्करेज करें। ट्रैवल तभी होना चाहिए जब आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो और वो भी अर्जेंट बेसिस पे। ओके, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन जो हमें फॉलो करना है। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट, ये स्पेशल ट्रेन्स आई थी बिकॉज जो सेकेंड कोविड वेव थी ये बहुत फेरोशियस थी। ऑक्सीजन का सीवियर शॉर्टेज हुआ तो ट्रेन्स के थ्रू, और हमने बहुत सारे फॉरेन से भी लिफ्ट किया था शिप्स के थ्रू, हमने ऑक्सीजन सप्लाई देने की कोशिश की। स्पेशल ट्रेन्स वर यूज टू सेंड ऑक्सीजन टैंकर्स अक्रॉस द कंट्री इन रिसेंट मंथ। अब पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट आया हेल्थ मिनिस्टर का कि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट थी, ऑक्सीजन सप्लाई के कारण कोई ऐसा कैजुअलिटी नहीं हुआ है। तो इस बात पे ओपोजिशन एक प्रिविलेज मोशन लेके आ रही है पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट। सी, वी विल मूव प्रिविलेज मोशन हेल्थ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट। अब सी, हमें यह जानना है कि प्रिविलेज मोशन होता क्या है। प्रिविलेज मोशन में भी एक सेंस ऑफ सेंश्योरमेंट होता है और ये किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर या पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट लाया जा सकता है। तो पहला सवाल जो है हमारा वो है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंटेरियन है लोकसभा राज्यसभा, तो इन सांसदों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज दी गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स एंड फीचर्स दिए इन पार्लियामेंट्स को। आपको वो बताना है और आपको डिस्कस भी करना है कि व्हाट इज प्रिविलेज मोशन। तो पहले तो प्रिविलेजेस क्या होते हैं ये बताइए, और फिर ये बताइए कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है। लेट अस क्विकली इसको अभी हम देख भी लेते हैं। सी, जैसे प्रिविलेज मोशन है तो पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियन को कुछ प्रिविलेजेस मिले, कुछ बेनिफिट्स मिले, अगर वो उस बेनिफिट का मिसयूज करेगा तो उसके अगेंस्ट आ सकता है प्रिविलेज मोशन। रूल नंबर 222 चैप्टर 20 लोकसभा रूल बुक में और रूल नंबर 187 चैप्टर 16 राज्यसभा रूल बुक में प्रिविलेजेस के बारे में लिखा हुआ है। रूल ये बोलता है कि मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर और द चेयरपर्सन क्वेश्चन रेज कर सकता है इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, की प्रिविलेज दिया गया है आपने उसका ब्रीच किया, ईदर ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस और अ कमिटी देयर ऑफ।
सो वेन एवर देर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज मोशन भी आ सकता है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का एक ये ब्रीफ है, यहाँ पे कुछ मुख्य प्रिविलेजेस दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोलती है कि स्पेशल राइट मिला हुआ है सारे सांसदों को, जो उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एग्जेम्पशन देता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, उसकी कमिटी को और उसके मेंबर को। तो तभी जो पार्लियामेंट है इसको बहुत सारी इम्यूनिटी मिली होती है, बहुत सारी स्पेशल एडेड बेनिफिट्स मिले होते हैं, सो दैट वो अपना वर्क अच्छे से डिलीवर कर सके। तो ये पॉजिटिव अंडरटोन है कि इसीलिए पार्लियामेंटेरियन को, पार्लियामेंट्री कमिटी को, उसके मेंबर्स को सर्टेन प्रिविलेजेस आर प्रोवाइडेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सटेंड कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं इन पर्सन्स को जो एंटाइटल्ड हैं टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और उसकी कमिटी। तो सी, हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है, अटॉर्नी जनरल को हक है कि वो पार्लियामेंट कमिटी में, अगर वो उसका पार्ट है तो ऑल्दो वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है अटॉर्नी जनरल वो, बट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को टेक पार्ट कर सकता है। वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग दोनों हाउस का उसको एक्सेस है, तो वो वहां जा सकता है। अटॉर्नी जनरल अपनी बात कह सकता है, वोट देने के अलावा सारा काम कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनसाइड द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्सटेंड होती है अटॉर्नी जनरल एंड यूनियन मिनिस्टर्स को। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं है। वाई? बिकॉज प्रेसिडेंट तो एक अपर सेट है, तो प्रेसिडेंट को ऑल्दो ऑलरेडी बहुत सारी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को नहीं होती है, एक्सटेंड नहीं होती है। हु इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेजेस फॉर द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट को इटसेल्फ बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली हुई है। 105 जो आर्टिकल है वो एक्सप्रेस करता है दो प्रिविलेजेस का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग है। तभी आप देखना सांसद अक्सर क्या बोलते हैं, सी यू इन पार्लियामेंट, संसद में इसके बारे में हम बोलेंगे, बिकॉज संसद में इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, ये कुछ भी बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर संसद में। सो दैट इज वाई ये हमेशा ये बोलते हैं कि विल टॉक इन साइड द पार्लियामेंट। देन राइट ऑफ पब्लिकेशन, पार्लियामेंट को पूरा हक है, स्पीकर के पास पावर है, उसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो कैसे पब्लिश होगी। देन प्रिविलेजेस जो है वो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, और द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। जब संसद का सेशन चल रहा है तो आप सांसदों को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेंशन नहीं कर सकते। इस सीआरपीसी 1908 के अंदर कंटिन्यूएंस ऑफ मीटिंग वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है, अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको 40 दिन का ऐसे एक पहले उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग। तो द पॉइंट इज जो सांसद हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेशन, इनको अरेस्ट एंड डिटेंशन से भी इम्यूनिटी मिली हुई है। तो ये क्या हुए? ये हुए प्रिविलेजेस। फिर ये भी लिखा है कि पार्लियामेंट टिल नाउ हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ टू एग्जॉस्टिवली कोडिफाई ऑल द प्रिविलेजेस। तो ये एक जगह कोडिफाइड भी नहीं है रूल बुक में, सम वेज में ये बस लिखा हुआ है कि इतनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलेगी। तो ये तो हुई प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। अब प्रिविलेज कमेटी होती है, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है जो एग्जामिन करती है ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द हाउस, कि कहाँ प्रिविलेजेस का भंग हुआ है, ब्रीच हुआ है। ब्रीच हुआ है तो फिर ये उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेगी। तो ये स्टैंडिंग कमेटी है। ऐसी स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा में भी होती है जो लोकसभा प्रिविलेजेस देखेगी, राज्यसभा में होती है जो राज्यसभा प्रिविलेजेस देखेगी। लोकसभा के 15 मेंबर की होती है कमेटी, राज्यसभा के 10 मेंबर की कमेटी होती है। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि इंडिया में सांसद जो होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं। ये प्रिविलेजेस रूल बुक में बकायदा मेंशन है, और प्रिविलेजेस के कारण सांसदों को सर्टेन इम्यूनिटी भी मिला हुआ है, जैसे अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटसेट्रा। अब प्रिविलेज कमिटी भी है, तो यहाँ पे आया है ये प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन आया है दिस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, यहाँ पे आया नहीं है, इन्होंने विल का है, इंटेंशंस दिखाई है ऐसी। लेट अस सी। तो फॉर नाउ वी हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, प्रिविलेजेस क्या क्या है और प्रिविलेज मोशन क्या होता है। ओके, देन आज है ईद, आज ईद है। ग्रीटिंग्स इट्स रीडर्स ऑन द ओकेजन ऑफ ईद उल अजहा।
सी, हमारे जो कल्चर है इंडिया का, जैसे हम बात करते हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर है। तो अगर हम GS1 में भी देखें हिस्ट्री में, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक है। तो वी शुड बी नोइंग अबाउट कल्चर। कल्चर में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स क्या है, इंपॉर्टेंट फेयर्स कौन से लगते हैं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस क्या है, वी शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया। तो सी, ईद अल अधा लेटर ऑफ द टू ऑफिशियल हॉलीडेज हैं जो सेलिब्रेट होते हैं विद इन इस्लाम। यहाँ ऑनर किया जाता है द विलिंगनेस ऑफ इब्राहिम टू सैक्रिफाइस हिज सन इस्माइल एज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड्स कमांड। बट बिफोर अब्राहम कुड सैक्रिफाइस हिज सन, गॉड बीच में इंटरवीन करते हैं और एक लैम्ब को सैक्रिफाइस कर देते हैं इंस्टेड ऑफ इस्माइल्स सन, इस्माइल सन इस्माइल। तो इसीलिए यहाँ पे लैम्ब का सैक्रिफाइस किया जाता है। दैट इज वाई इसको बोला जाता है बकर ईद। सी, ईद उल अधा जो है ये एक अरेबिक वर्ड है, और बकर ईद जो है वो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मनाते हैं। ट्रेडिशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग अ गोट और बकर इन उर्दू। सो द वर्ड ईद जो है ये डिराइव्ड है अरेबिक ईद, जिसका मतलब होता है ये एक फेस्टिवल है, दिस इज अ फेस्टिवल। और जुहा मीन्स होता है दैट इज सेक्रीफाइस। तो ये रूट्स हैं इस ईद फेस्टिवल के। अब यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक भी है। ईद अल अधा जो है फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस है, ये सेलिब्रेट किया जाता है थर्ड डे ऑफ हज एंड लास्ट फॉर 3 days। तो ये जो थर्ड डे होता है ना, इस दिन हज को कंप्लीट माना जाता है। तो दिस इज द रीजन कि हम ईद अल अधा अभी सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम सेलिब्रेट करते हैं बकर ईद। तो आज है वो, दैट इज दिस 21 जुलाई। ऑल राइट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुआ है। दिस इज द नेक्स्ट वन। सो ये था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये कार पुलिंग हो रही है, अगेन वाटर लॉगिंग है, तो कार को ऐसे नहीं डालना है वहां पे, अदरवाइज यू विल गेट स्टक। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये नेक्स्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइकली टू लॉन्च एडमिशन पोर्टल बाय वीकेंड। देन सिटी में वाटर लॉगिंग हुआ है फॉर सेकेंड डे इन अ रो। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी, वाटर लॉगिंग। वाटर ड्रेनेज को बेटर करने की जरूरत है। इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुआ है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये बात किया, स्टूडेंट्स का इमोशनल वेलबींग। बिकॉज स्टूडेंट्स भी ग्रोइंग एज में हैं, जब वो अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ रहते हैं, पीयर लर्निंग होती है, स्कूल्स जाते हैं, तो उनका ओवरऑल मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल ग्रोथ बेटर होता है। वो चीज़ आप जूम या फिर गूगल मीट से नहीं अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये बात है। हेल्पलाइन नंबर भी है, यूथ सफरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस का आई टेल यू वन थिंग, ये बहुत ज़्यादा जो गैजेट्स आप यूज़ करते हो ना, स्टॉप इट। इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इससे कॉग्निटिव भी डिसेबिलिटी आती है। स्ट्रेस के साथ साथ इसमें लर्निंग आउटकम भी कम होता है। एक स्टडी आया था जिसमें ये क्लियरली लिखा था कि ये जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं ना, वीडियोस वगैरह, रिटेंशन लेवल बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल थिंग्स, जैसे बुक को, हार्ड कॉपी को लिखना, बोलना, पढ़ना, इससे ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी और रिवीजन भी आपका बेटर हो पाएगा। सो ऑलवेज प्रेफर दिस ओल्ड स्कूल टेक्टिक्स। ओके। दिल्ली गवर्नमेंट ने अदरवाइज ये नंबर दिया है, अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, दिस एंड दिस। स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल काउंसलर्स है। नाउ सी, हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये जो हेल्थ है, इमोशनल क्वोशंट है, इसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर फिजिकल एलिमेंट। तो जैसे हम डॉक्टर से हेल्प मांगते हैं ना, वैसे ही आप यहाँ पे हेल्प मांग सकते हो। हेल्प मांगने में किसी भी टाइप का कोई टैबू नहीं करना चाहिए। साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, इससे बेटर है यू गो एंड आस्क फॉर हेल्प। तो ये प्रोफेशनल्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो आपको हेल्प करेंगे मेंटल और एकेडमिक स्ट्रेस से। डोंट सफर इन साइलेंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, बिकॉज एवरीबडी इज सफरिंग एंड देर इज नो हार्म टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प। तो ये हेल्पलाइन नंबर भी है, गवर्नमेंट यहाँ पे आपको दे रही है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। सो गो, इफ यू नीड इट, गो एंड गेट दिस हेल्प। एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू एल्डर्स, अपने एल्डर्स से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, जो आपके कोचेज हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे बात करिए। बात करने से दिल हल्का होता है। सो यू शुड गो फॉर दिस। ओके, अननेसेसरी सफर नहीं करना है स्ट्रेस में। देन दिस इज स्पाई इन हैंड, ये आगे है, यहाँ पर एडिटोरियल है आगे। बिफोर दैट दिस इज प्रेपिंग फॉर फेस्टिविटीज, बट अगेन कोविड-19 हमें थ्रेट का ख्याल रखना है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है।
दिस इज एनजीटी ने बोला कि मेंटेन करें ग्रीन नॉर्म्स हरियाणा, और हरियाणा मतलब दिस अरावली रेंज, अरावली रेंज, अरावली रेंज है ओल्ड फोल्ड दिस माउंटेन्स, डायलैपिडेटेड कंडीशन में है, तो इसको सेफगार्ड करना जरूरी है, बायो सेफ्टी। देन दिस इज लिंगायत, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ है। ये एडिटोरियल है स्पाई इन हैंड, अगेन पेगासस पे बेस्ड है। और सेकंड जो लीड आर्टिकल है वो है इंडिया का ये वाटरगेट मोमेंट है। सी, ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उसमें जो भी लकुना है उसको हम करेक्ट करें। जैसे कोविड-19 आया तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उसको करेक्ट करें। अब जैसे ये पेगासस का अभी केस आया है, सो दिस इज अगेन वन अपॉर्चुनिटी कि हमारे यहाँ जो राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, सर्विलेंस होता है, इन सब चीज़ों को हम करेक्ट करें, इनके ऊपर एक लॉ आए और वो प्रॉपरली बैक्ड बाय पार्लियामेंट हो, जो प्रॉपरली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड हो। गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन द इश्यूज रेज्ड बाय द रिवीलेशन ऑफ फोन सर्विलेंस। अब ये भी बात है, इसको रिवील किसने किया, ये लिस्ट किसने रिवील की। सो देर आर मेनी लेयर्स, हर टॉपिक की बहुत सारी लेयर्स होती है। सो दिस इज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट इन अवर कॉन्टेक्स्ट। दिस इज राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू प्राइवेसी भी दिया हुआ है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज रॉन्ग, और ये केएस पुट्टा स्वामी वर्डिक्ट में भी लिखा गया था। ये एक वाटरगेट मोमेंट है। दिस इज द टाइम किसी इंटेलिजेंस जरूरी है, बिकॉज इंटेलिजेंस होने से हम क्या करते हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उसको भी थ्वाट करते हैं, उसके अगेंस्ट हम प्रिपेयर्ड होते हैं। तो इंटेलिजेंस इज गुड, बट इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो होनी चाहिए प्रोफेशनल मैनर में, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए, और जो लिबर्टीज है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए सिटीजन की, एंड वो प्रोटेक्टेड बाय लॉज होना चाहिए। जैसे आधार की हमने हमेशा बात किया है, आधार जो होता है बैक्ड बाय दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, बिकॉज बायोमेट्रिक्स का मिसयूज भी बहुत हो सकता है। तो एक्सेसिव एंड अनअकाउंटेबल सर्विलांस जो है ये इम्पेरल करता है प्राइवेसी को, फ्रीडम ऑफ थॉट को, स्पीच को, और ये चिलिंग इफेक्ट ऑन पीपल्स बिहेवियर वाइल शैटरिंग द बेडरॉक ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरल डेमोक्रेसी को हमने बिल्ड किया है। तो द पॉइंट इज, ये जो एक्सेसिव और अनअकाउंटेबल सर्विलांस है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। इमेजिन गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू ऑल योर कॉल्स, गवर्नमेंट इज रीडिंग ऑल योर मैसेजेस, व्हाट्सएप रीड कर रही है, कॉल्स देख रही है, लोकेशन देख रही है, डेटा देख रही है, फोटोग्राफ्स देख रही है। दिस इज अ वेरी स्कैरी थिंग। अब सेक्शन 92 जो है सीआरपीसी का, वो बोलता है कि कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह रूल 419 ए के अंदर टेलीग्राफ रूल्स और रूल्स अंडर सेक्शन 69 एंड 69 बी ऑफ द आईटी एक्ट। द पॉइंट इज, ये जो मेजर्स लिखे हैं सीआरपीसी का सेक्शन 92, 419 ए टेलीग्राफ रूल का और सेक्शन 69 69 बी आईटी एक्ट का, ये जो रूल्स और मेजर्स दिखे हैं, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट को एक हद तक अधिकार है, वो इंटरसेप्शन कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है कम्युनिकेशन। अक्सर अब देखते हैं ना, फोन टैप हो रहे हैं, फोन टैप। तो द पॉइंट इज, फोन टैपिंग या कम्युनिकेशन जो है उसका इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग करने के लिए ये रूल्स हैं। बट प्रॉब्लम अगेन वही हो जाती है, वेगनेस एंड मिसयूज ज्यादा होता है। लीगल फ्रेमवर्क दैट इज वाई जरूरी है फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फंक्शनिंग। फंक्शनिंग मस्ट बी अंडर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, सो दैट उसका जो मिसयूज है उसको वो चेक कर पाए। यहाँ एक जनरलाइज्ड ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी जैसे ये लॉज हैं, ये सारे लॉज जो है ना कहीं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये फेल शॉर्ट ऑफ दिस पुट्टा स्वामी जजमेंट। जैसे ये कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हैं, सीएमएस, टीसीआईएस, नेत्रा, सीसीटीएनएस, तो ये भी राइट टू प्राइवेसी को फॉलो नहीं करते हैं। तो द पॉइंट इज, ऑल्दो वी हैव सर्टेन लॉज, वी हैव सर्टेन प्रोसीजर जिसके थ्रू गवर्नमेंट सर्विलांस करती है, जो एक हद तक जरूरी भी है फॉर दिस नेशनल सिक्योरिटी। बट द पॉइंट इज, अगर ये होगा बैक्ड बाय पार्लियामेंट, बैक्ड बाय साउंड लॉज, बैक्ड बाय ओवरसाइट ऑफ दिस जुडिशरी, तो द पॉइंट इज उसमें ये चीज मिसयूज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ लॉ, राइट टू लाइफ, सिविल लिबर्टी को अपहोल्ड करना जरूरी है, चेक एंड बैलेंसेस होना जरूरी है, मिस यूजेज को अवॉइड करना जरूरी है। अब ये जो केस है ना पेगासस का, ये बहुत बड़ा केस है।
इसमें अभी कंटिन्यूअसली अगले एक आध हफ्ते में बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं। इस सारे आर्टिकल्स में जैसे हमने आज रूल्स देखे, आर्टिकल्स में ओपिनियन आएंगे, व्यू पॉइंट्स होंगे कि सर्विलांस स्टेट तो नहीं बनता जा रहा है इंडिया, वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट। और होल जो आर्ग्यूमेंट है, जैसे अभी कोर्ट्स वगैरह के भी ऑब्जर्वेशन आएंगे, उसको हम फॉलो करेंगे कि हमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है, सर्विलांस बट वो बैक्ड बाय लॉज हो। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। स्पाई इन हैंड एंड पेगासस इन इंडियाज वाटरगेट मूवमेंट। दिस इज शेयरिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी। सी, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है हमारे यहाँ, देर इज नो डाउट। रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है और एक रिसोर्स है वाटर। तो पहले क्या था, आंध्र प्रदेश एक पूरा एक स्टेट था, फिर क्या हुआ, तेलंगाना फॉर्म हुआ। तो दिस इज आंध्रा, दिस इज आंध्र प्रदेश, और उसके ऊपर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट को रिमूव करके बनाया दिस तेलंगाना। ये हैदराबाद इसकी कैपिटल है। और आंध्र प्रदेश पहले पूरा एक कैपिटल हैदराबाद ही था, बट अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल अलग हो रही है। और यहाँ पे भी तीन कैपिटल बनाने की बात है, तीन कैपिटल, लेजिस्लेटिव अलग होगी, एग्जीक्यूटिव अलग होगी, पार्लियामेंट ये सब अलग जगह होगा, जुडिशरी अलग होगी। तो जैसे साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल है ना, ऐसे ही आंध्रा की तीन कैपिटल बनाने की बात है। उन तीनों प्लेसेस के नाम बताइए। ओके, अब सी, लेट्स कम बैक टू रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज कम है और जनता ज्यादा है, तो रिसोर्सेज के ऊपर फाइट होना ऑब्वियस बात है, शॉर्टेज है। और शॉर्टेज है रिवर वाटर की। अगर पेनिनसुला देखे ना, दिस इज पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं इसे, बिकॉज तीन साइड वाटर है यहाँ पे। ये बंगाल है, ये अरब अरेबियन सी है, और नीचे इंडियन ओशियन है। यहाँ जो मेजोरिटी ऑफ रिवर्स है ना, वो इधर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। और बिकॉज ये जो पेनिनसुला है, इसका स्लोप इस साइड है, तो रिवर्स बिकॉज फॉलो करेगी स्लोप को, ग्रेविटी पुल, तो रिवर्स इस डायरेक्शन में फ्लो करती है ऐसे। But there are two exceptions, Narmada and Tapti, because they got stuck in this rift valley. So that is why they flow towards this Arabian Sea. But otherwise, all other rivers flow towards this Gulf of this Bengal Bay, Bay of Bengal. This is Bay of Bengal. Okay. अब यहाँ अगर हम आंध्रा और तेलंगाना की बात करें, तो ये दो रिवर्स आती है, गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी एंड कृष्णा। सी, ये पहले देखते हैं कृष्णा रिवर। फोर्थ बिगेस्ट रिवर है वाटर इनफ्लो के टर्म पे, रिवर बेसिन एरिया के टर्म पे, आफ्टर गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो रिवर कृष्णा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। ये करीब 1288 किलोमीटर लॉन्ग है, 1400 किलोमीटर है इसका लेंथ है, डिस्चार्ज इतना है, बेसिन एरिया इतना है। सोर्स इसका महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, वेरी ब्यूटीफुल। बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है। विजयवाड़ा और सांगली जैसे शहर इस कृष्णा रिवर पे बसे हैं। सेकंड है गोदावरी रिवर। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, और ये भी निकलती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ड्रेन कर रही है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो सी, काफी राज्यों से गोदावरी रिवर फ्लो हो रही है, तो राज्यों में वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट तो होगा। ये भी बे ऑफ बंगाल में है। गोदावरी रिवर ब्रिज भी है यहाँ पे। राजमुंदरी एक इंपॉर्टेंट सिटी है गोदावरी रिवर पे। तो सी, अब ये दो रिवर्स हैं, एक हो गई ये गोदावरी और दूसरी हो गई दिस कृष्णा, है ना। ये हो गई गोदावरी और ये इसके नीचे है कृष्णा। अब एक रिवर में पानी ज्यादा होता है, एक रिवर में कम होता है, उसमें रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है बिकॉज शहर वगैरह बसे हुए हैं। तो क्यों ना एक्सेस रिवर फ्रॉम वन रिवर शुड बी ट्रांसफर टू द रिवर इन विच वाटर इज डेफिसिट। दिस इज कॉल्ड रिवर इंटरलिंकिंग। रिवर इंटरलिंकिंग, बिकॉज एक्स्ट्रा पानी तो समुद्र में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उस पानी को हम यहाँ पे यूज कर लें। इस कॉन्सेप्ट से ये पोलावरम डैम बने, गोदावरी कृष्णा। बात थी कि रिवर का सरप्लस वाटर ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन रिवर टू अनदर रिवर, सो दैट यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर वाटर बेटर हो। अब आंध्रा में ही पहले तीन रीजन की बात चल रही थी यहाँ पे, जैसे दिस इज आंध्रा, और ये जो रीजन है ना, दिस इज कॉल्ड रयालसीमा। रयालसीमा, रेन शेडो भी है यहाँ, बारिश भी बहुत कम होती है, तो ये ड्रायर जोन है रयालसीमा। तो यहाँ पे बात होनी चाहिए, वाटर का ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो द पॉइंट इज कि इन दोनों रिवर्स में वाटर शेयरिंग में, बिकॉज तेलंगाना भी नया स्टेट है, वो प्रोजेक्ट्स बनाता है वाटर का दिस यूज करने के लिए, उससे डाउन स्ट्रीम में वाटर का अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। तो आंध्रा और तेलंगाना में इस बात पे फाइट होती है, वाटर शेयरिंग और वाटर प्रोजेक्ट्स कैसे बना रहे हैं। अब बिफोर गोइंग into this political thing, what we should know is कि political solution कैसे होते हैं जब भी रिवर शेयरिंग की बातें होती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने गजट नोटिफिकेशन निकाला, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड।
तो एक बोर्ड बनाने की बात है जो रिवर वाटर मैनेजमेंट को देखेगा ओवर प्रोजेक्ट्स एंड एसेट्स इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। तो ये काफ़ी डिले हुआ था इसमें, बट फाइनली एक नोटिफिकेशन आया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कि गोदावरी और कृष्णा जो रिवर है इसका जो पानी है उसका मैनेजमेंट और इसमें जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बने हैं उसका एक प्रॉपर ये बोर्ड उसको मॉनिटर करेगा, विच इज गुड थिंग। तो ये यहाँ पे बात है, दिस sharing during scarcity resources are scarce, so there should be an amicable and requirement based sharing of those limited resources. okay, sharing during scarcity। फिर एक इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल भी है जो कुछ टाइम पहले हमने देखा था ना, लिस्ट इतने सारे स्टेट्स का, इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल। तो यहाँ बस एक नोटिफिकेशन आया है इस मैनेजमेंट बोर्ड का जो कृष्णा और गोदावरी इन दोनों रिवर के वाटर मैनेजमेंट को लुक ओवर करेगा। ओके, द थ्रेट टू ग्रास्प इन द किटेक्स स्टोरी, ये एक नया न्यूज़ है। एक्चुअली क्या है, जो केरला है ना, केरला में एक तो एजुकेशन बहुत है, एजुकेशन 94% से ऊपर यहाँ का लिटरेसी है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो वर्कर्स है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मिलना, लोग काम नहीं करना चाहेंगे, एज अ लाइक लोअर एंड जो वर्क है वो मिलता नहीं है यहाँ पे। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है फील्ड में काम करने के लिए, एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, इसकी हमेशा यहाँ स्कार्सिटी होती है। सेकेंड जो रीज़न है वो केरला में ये है कि यहाँ पे यूनियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, यूनियंस। तो कैपिटलिज्म जैसे वर्क कराना चाहता है तो यूनियन और कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इन दोनों का क्लैशेस यहाँ पे होता है। सो वन सच एग्जांपल इज दिस, जैसे किटेक्स एक इंडस्ट्री है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, केरला में ही इनका काफ़ी बिजनेस था, अब ये यहाँ से मूव होके आ रहे हैं तेलंगाना में, फैक्ट्रीज तेलंगाना में डाल रहे हैं। तो क्या ये फिर यही बता रहा है कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म जो ट्रेड यूनियन है क्या ये इम्पैक्ट करती हैं कैपिटलिज्म के ग्रोथ का? ट्रेड यूनियन भी एक हद तक जरूरी है बिकॉज दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दीज वर्कर्स। तो दिस इज द टॉक ओवर हियर। इंडियाज इक्विटी मार्केट बबल में बर्स्ट सून, ये तो हम काफी दिन से देख ही रहे हैं, देख इसलिए रहे हैं बिकॉज दोनों के बीच में सिंक होना चाहिए। जीडीपी नीचे जा रही है तो सेंसेक्स भी नीचे जाना चाहिए, जीडीपी ऊपर जा रही है तो सेंसेक्स भी ऊपर जाना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखो जीडीपी तो टैंक हो गई बट सेंसेक्स कॉन्टिन्यूसली बुल रन चल रहा है। बुल रन मतलब सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, बियर नहीं आया है। यहाँ पे भी बियर आना था अगर जीडीपी नीचे गई। तो दिस इज द काइंड ऑफ मिसमैच, ये एक मिसमैच है, दिस इज अ काइंड ऑफ बबल। तो यहाँ पे करेक्शन होगा, करेक्शन होगा तो ये जो सेंसेक्स है, जीडीपी तुरंत तो ऊपर होने वाली नहीं है तो सेंसेक्स नीचे फॉल होगा। इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ, इसके कारण भी सेंसेक्स तेजी से बढ़ गया। इजी मनी पॉलिसी आई कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स वगैरह ने लोगों को रिकवर करने के लिए, इकोनॉमी रिकवर करने के लिए आसानी से पैसे बांट दिए। तो वो पैसे बांटे थे से यूएसए ने, तो वहाँ से जो इक्विटी मार्केट के प्लेयर्स हैं उन्होंने वो पैसा लगा दिया इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट सेंसेक्स ऊपर हो गया। बट ये हॉट मनी है, वहाँ जैसे ही टैपरिंग होगा ये पैसा पूरा पुल आउट होगा और सेंसेक्स नीचे क्रैश हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वन थिंग, ईजी मनी पॉलिसी इज ऑल्सो वन थिंग, फॉरेन पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आया है, इसी के कारण मिसमैच हो गया है जीडीपी में और दिस स्टॉक एक्सचेंज में। अब इसमें मेजर करेक्शंस ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट अस सी क्या होता है और कब होता है। दिस इज एक्सेप्टिंग रेडिकल अदरनेस, इरोजन ऑफ अवर एबिलिटी टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस अमंग कम्युनिटी हैज रिजल्टेड इन दिस स्ट्राइफ। ये बाइडेन का पॉलिटिकल पिक है। एरिक गारसेटी को कुछ ही दिन पहले हमने देखा था इंडिया का एम्बेसडर चूज किया है और एरिक गारसेटी बहुत क्लोज है मिस्टर बाइडेन के, यूएस प्रेसिडेंट। सो दिस टेल्स कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया के साथ क्लोजर टाइज होना, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन ये बेबी स्टेप्स आर बेटर, यहाँ बात है पॉपुलेशन कंट्रोल का। ये किस दिन में कौन सा टॉपिक डिस्कस किया ना, एक बार आप थंबनेल्स में देखो, जो ऊपर मैं यहाँ पे थंबनेल्स डालता हूँ या फिर टेलीग्राम पे भी आई एम शेयरिंग दिस पिक की कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। हमने कुछ ही इसी वीक में किया, लास्ट 1-2 वीक में ही देखा है, माल्थस थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन। बात यहाँ पे ये है कि पॉपुलेशन जो चीज़ होती है अगर इसको पीपल पे ही छोड़ दिया जाए, सेल्फ कंट्रोल पे छोड़ दिया जाए तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। पॉपुलेशन देयर इज नो डाउट इज अ प्रॉब्लम, स्पेशली नॉर्थ के स्टेट्स में, यूपी, बिहार एंड दिस वेस्ट बंगाल, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, हाईली ओवर पॉपुलेटेड है। ये जो एरियाज हैं यूपी, बिहार और दिस वेस्ट बंगाल, इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, रिवर्स भी है, सारे मिनरल्स हैं, फ्लैट है यहाँ की लैंड।
दे हैव ह्यूज पोटेंशियल, बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जितने भी रिसोर्सेज है ना वो कम पड़ जाते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ यहाँ पे दिया है, जैसे बेबी स्टेप्स आर बेटर, कि हम एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं लाए, धीरे धीरे ग्रेजुअली पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में आएगी। जैसे पिछले कुछ टाइम का देखें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो TFR है आइडियली 2.1 होना चाहिए, उसमें भी 23.1% का डिक्लाइन हुआ है सर्टेन स्टेट्स में। तो डिक्लाइनिंग लेवल है, पॉपुलेशन ऑटो करेक्ट कर लेगी खुद को, पैसिव मेथड्स हैं वो वर्क करते हैं। हमारे यहाँ सन का प्रेफरेंसेस भी ऐसा होता है पैट्रियार्की में, दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा ग्रो होती है। सो सन प्रेफरेंसेस है या फिर पैसिव मेथड्स वर्क है, डिक्लाइनिंग लेवल है, इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। मैसेज इज कि पॉपुलेशन यूजुअली ऑटो करेक्ट खुद को कर लेती है। देन पैंडेमिक शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, प्राइम मिनिस्टर ने कहा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़रूरी है। देन सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव्स का जो इंट्रोड्यूस हुआ था पार्ट 9B में 2012 में 97th अमेंडमेंट, उसके बहुत सारे सेक्शंस कट कर दिए। सी, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है बिकॉज एक नई मिनिस्ट्री बन रही है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। स्टेट्स को ये डर लग रहा है कि कोऑपरेटिव्स मतलब ग्रास रूट फेडरलिज्म, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। कोऑपरेटिव्स का अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगी बाय किसी सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्री से, तो जो स्टेट्स हैं उनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, जो स्टेट्स हैं उनका से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो दैट इज वाई स्टेट्स ने कंसर्न्स रेज किए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में। और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस नरीमन ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कम अंडर द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। हमारे यहाँ लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो जो कोऑपरेटिव है वो तो स्टेट लिस्ट में है, तो फिर यूनियन मिनिस्ट्री बनाने का क्या लॉजिक है। तो इसी बात पे जो पार्ट 9B आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2012, इसमें भी बात था कोऑपरेटिव्स बनाने का, उससे रिलेटेड मेजर्स थे। तो जो मेजर्स इनको लगा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, अल्ट्रा वायर है, तो पूरे पार्ट को क्वाश नहीं किया है, बस 97th अमेंडमेंट के कुछ सेक्शंस को क्वाश कर दिया है। जैसे कोऑपरेटिव्स आपको स्टेट में बनाना है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ होता है कि अगर कोई ऐसा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है जिसमें स्टेट का भी से है, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, साथ ही साथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट भी चाहिए। तो जब ये एक्ट आया था 97, तो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट नहीं हुआ था। तो देयरफॉर जो मेजर्स स्टेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो क्वश कर दिए गए, बिकॉज रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड ओवर देयर। और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स थी वहां के सेक्शंस अभी स्टिल वैलिड होंगे, बट स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स में कुछ सेक्शंस क्वश हो गए। अब ये भी आज न्यूज़ ब्रेक हुआ है, इसको भी थोड़े टाइम तक और हम फॉलो करेंगे। फिलहाल के लिए ये है कि जो पार्ट 9B है, जिसमें आर्टिकल्स 243ZH से 243ZT, ये दो इसके बीच के आर्टिकल्स हैं, सिग्निफिकेंटली एंड सब्सटेंशियली इम्पैक्ट हुए हैं। स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है कोऑपरेटिव सेक्टर में, क्योंकि ये मैटर लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट एंट्री 32, राज्य सूची में एंट्री 32 में एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट दिया है ओवर कोऑपरेटिव। कोर्ट ने बोला जो आर्टिकल 243ZI है मेक्स इट क्लियर स्टेट में ओनली मेक लॉ ऑन द इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, वाइंडिंग अप ऑफ सोसाइटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9B ऑफ द 97 CA। व्हाट डज इट मीन इन ईजियर वर्ड्स, ये डोमेन तो स्टेट का था, स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है दिस एंट्री नंबर 32, तो सेंटर इस पे नियम नहीं बना सकती। ये कह के जस्टिस नरीमन साहब के बेंच ने कुछ सेक्शन 97 CA 2012 के क्वॉश कर दिए। ओके, अभी भी कुछ ओपिनियन नहीं बनाना है। पहले दिन से आई एम टेलिंग यू, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नया आया है, धीरे धीरे इसमें जो नई नई अंडरस्टैंडिंग्स आती है और वो भी फॉर्मल चैनल से आती है, उसको हम पिक करते हुए चलेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में। ओके, पॉलिटिकल जो अंडरटोन है वी शुड अवॉइड दैट। तो ये बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन आर्टिकल्स के नाम याद रखने, 97 CA 2012 दीज आर्टिकल और एंट्री नंबर 32। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स अभी वैलिड है, बट जो स्टेट लेवल कोऑपरेटिव के सेक्शन है उसमें रेटिफिकेशन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, इसलिए उसको क्वॉश किया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको और बेटर करने के लिए एक नोट प्रिपेयर करते हैं। यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में जो शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में,
ओपन योर लक्ष्मीकांत, ये ज़्यादा मैटर नहीं है, 100 मैटर है, 61, 52 ऐसे कुछ मैटर्स है, नंबर ऑफ एंट्रीज है। आप क्या देखो, इन मैटर्स को एक बार पढ़ो कि कौन कौन से मैटर है, और सारे नहीं लिखने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। यूनियन में वो मैटर आएंगे जो मतलब पूरे देश में सिमिलर लॉ होना चाहिए, पूरे देश के लेवल की बात है, जैसे रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, तो वो यूनियन में आ जाएगा। कॉन्करेंट में वो आएगा जो स्टेट लेवल पे भी हो सकता है और सेंटर लेवल पे भी हो सकता है, दोनों जगह पॉसिबल है, वो कॉन्करेंट में आएगा साइमल्टेनियसली। स्टेट लिस्ट में वो होगा जो एक्सक्लूसिवली स्टेट को होना है, हर स्टेट में डिफरेंसेस भी, ताकि आपको दिख सकते हैं कि हर राज्य ने अपने हिसाब से एक नया लॉ बनाया है, जिसे टैक्स लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। अब देखो कुछ मूवीज आती है, यूपी में से उसे टैक्स फ्री कर दिया है, मध्य प्रदेश में नहीं किया, तो दोनों में नियम अलग हो गए ना, तो मतलब ये आएगा स्टेट लिस्ट में। तो लिस्ट के जो आइटम्स हैं कई बार याद होते नहीं है। अब आपको जो भी मैटर दिया है ना, आप उसमें ये सोचो, स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू करते वक्त, कि क्या वो जो मैटर है वो हर राज्य में अलग अलग है। अगर हर राज्य में अलग अलग है ना, तो वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। अगर पूरे कंट्री में वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो यूनियन का मैटर है। ये एक ट्रिक है, इससे आप एलिमिनेट कर सकते हो, समटाइम्स इट वर्क। तो ये प्रश्न आज तैयार करना है, तीनों लिस्ट के सारे मैटर्स को देखिए और जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करने की कोशिश करिए। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन ये नेक्स्ट है, ये एंथोनी ब्लिंकन है, अभी इंडिया विजिट करेंगे, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये। देन दिस इज पेगासस, और यहाँ पॉलिटिकल न्यूज़ है। देन दिस इज अबाउट 4 न्यू वैक्सीनेशन अभी हैं ह्यूमन ट्रायल्स में। ह्यूमन ट्रायल्स आएगा, वैक्सीनेशन आएगी, तब इसके बारे में बात करेंगे। Then many states have unused vaccine dosage, or this is crossword. India is welcome to join China South Asia grouping. China भी यहाँ पे ग्रुपिंग बना रहा है एक सेपरेट, बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुपिंग, इंडिया को भी इनवाइट करने की बात है। बेस्ट डे एवर, जेफ बेजोस ब्लास्ट इनटू स्पेस ऑन ओन रॉकेट। तो सी, ये एक दूसरा भी स्पेस टूरिज्म का एग्जाम्पल है। ब्लू ओरिजिन कंपनी है, अमेजोन के फाइंडर हैं जेफ बेजोस। अमेजोन का सीईओ अभी चेंज हो गया है, पहले जेफ बेजोस थे, अभी एक नया सीईओ है। तो द कंपनीज नेम इज ब्लू ओरिजिन। एल्टीट्यूड कितना था, हाइट कितना था, 106 किलोमीटर तक स्पेस में गए। 16 किलोमीटर ज्यादा है जो ब्रांजन ने जुलाई 11 की राइड किया था, वर्जिन वर्जिन गैलेक्टिक, जुलाई 11। तो अगेन यहाँ पे काइंड ऑफ स्पेस रे चल रहा है, अभी देखते हैं लॉन मस्क क्या करता है। ओके, देन दिस इज पेड्रो कैस्टिलो डिक्लेयर्ड पेरूज नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ये अगले प्रेसिडेंट होने वाले हैं, 44,000 वोट से इन्होंने चुनाव यहाँ पे जीता है। पेरू, पेरू कहाँ है, साउथ अमेरिका। देन दिस इज, एडीबी ने ट्रिम किया है फाइनेंशियल ईयर 22 का ग्रोथ फोरकास्ट टू 10%। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फोरकास्ट है ये, मैटर सब्जेक्ट चेंज होता रहता है, फोरकास्ट 10% किया है, लेट अस सी। देन दिस इज अबाउट एलआईसी इंट्रोड्यूस कर रहा है आरोग्य रक्षक प्लान, आरोग्य रक्षक प्लान। विप्रो इन्वेस्ट करेगा $1 बिलियन ओवर 3 years इन क्लाउड। जो क्लाउड है ना, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम जब से हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बिजनेस, ये डिमांड बढ़ रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि जो भी डेटा है, जो भी सर्वर्स हैं, वो कहीं दूर रिमोट लोकेशन पे स्टोर्ड है, और जो भी यूजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो इंटरनेट के थ्रू इससे कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड वर्किंग। एलआईसी का आरोग्य रक्षक है, जोमेटो का आईपीओ आया, इतने पैसे रेज किए उसने। देन दिस इज, ये इंडियन प्यूजिलिस्ट है, बॉक्सर्स, काफ़ी अच्छा इनसे एक्सपेक्टेशंस है, मेडल्स आने चाहिए। शी इज अंजू बॉबी जॉर्ज, प्रिटेंड अ लॉट ओलंपिक्स में, एथलेटिक्स। देन दिस इज ऑनर्स ऑन इंडिविजुअल है, ओलंपिक्स देखते हैं क्या होता है। देन आर्चरी है, होप्स काफ़ी ज़्यादा है हमारी आर्चरी में भी, दीपिका इज अ वेरी गुड परफॉर्मर इन आर्चरी। देन ये है लिम्बा द ट्रेल ब्लेजर, ये इंडियन आर्चरी के हैं, लिम्बा राम, ट्राइबल फ्रॉम राजस्थान। ये जो नाम है ना, ये याद रखने हैं, जैसे दीपिका कुमारी हुआ, लिम्बा राम हुआ, ये क्या है, अंजू बॉबी जॉर्ज है। देन दिस इज विजेंदर, दे आर परफॉर्मर्स, हमारे स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट नेम है। जैसे सानिया मिर्जा, मेनी टाइम्स इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। देन 4th ओलंपिक अपीयरेंस है अभी, और किसके साथ है, अंकिता रायना, 6 years हर जूनियर, लेट अस सी। देन लिएंडर पेस ने भी यहाँ परफॉर्म किया है। हु इज शी, शी इज भवानी, द फर्स्ट इंडियन फेंसर एट द ओलंपिक, सॉर्ड टेल ब्रेजर इंडियन फेंसिंग में, तो ये पहली बार यहाँ पे
ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओलंपिक्स में इस बार कुछ नए गेम्स इंक्लूड हुए हैं, उन गेम्स के नाम भी बताइए, न्यू गेम्स जो इस बार इंक्लूड हुए हैं। जैसे जापान का जो गेम है ना, बेसबॉल खेलते हैं ये, तो वो भी इस बार इंक्लूड हुआ है दिस ओलंपिक्स में। इसके अलावा सेलिंग इंक्लूड हुआ है, स्केटिंग हुआ है, माउंटेन क्लाइंबिंग हुआ है, ऐसे कुछ नए गेम्स इंक्लूड हुए हैं ओलंपिक्स में। मेडल्स अनलाइकली बट हिस्ट्री बैकॉन्स, और हॉकी में भी हमें ज़रूरी है इस बार हम मेडल लाएं। 1980 में आखिरी मेडल आया था हॉकी का। देन दिस इज अंकिता रायना। ऐसे ही ओलंपिक सेरेमनी को हमें फॉलो करना है कि फ्लैग बियरर कौन थे इनॉग्रल सेरेमनी में, अब एंड होगा जब ओलंपिक्स तब फ्लैग कौन लेके चलेगा इंडिया का, ये नाम याद रखते हैं। ओके, देन 2/3 ऑफ इंडियंस हैव कोविड एंटीबॉडीज, 40 करोड़ स्टिल एट रिस्क। बच्चों को इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं, ये एक स्टडी है। देन स्कूल्स रीओपन करने की बात है साइमल्टेनियसली। देन दिस इज वैक्सीनेशन सपोर्ट, opposition and cooperation in parliament. Then this is about the shadow of Pegasus C, surveillance, national insecurity, the right resolution NCLT IBC process, टाइम फॉर अ ग्रीन स्टिमुलस। हम ग्रोथ करें बट एट द सेम टाइम वो जो ग्रोथ होनी चाहिए दैट शुड बी एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। ब्रीच ऑफ अ सोवरेन राइट है केन, हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को एज इट इज एक्सपेक्ट करें या उस पर भी सवाल उठाए। देन तालिबान एंड अफगानिस्तान, आर्दोगन ने भी कहा। टर्की ऑक्यूपेशन, चाइना ने ये एक नई 600 किलोमीटर पर आवर का ट्रेन निकाला है। एक्सीलेंट, चाइना बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्पेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, साइबर, जो नेक्स्ट जनरेशन चीज़ें हैं ना उसमें चाइना इज डूइंग रियली गुड। देन ये जेफ बेजोस की कंपनी है। दिस इज ग्लोबल स्प्रेड ऑफ डेल्टा है, कोविड और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है। उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, बट इसमें यूटिलाइजेशन बहुत कम है, ऑपरेशनल ज़्यादा है नहीं। देन कल इंडिया ने भी बहुत अच्छा खेला। इंडिया की जो बी टीम है वो अभी श्रीलंका गई है, बट बी टीम इज स्टिल प्लेइंग सो गुड। राहुल द्रविड़, टोक्यो 2020। देन दिस इज ओलंपिक्स। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी में हम देखते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध। सी, टीपू सुल्तान का अभी न्यूज में था। टीपू सुल्तान एंड हिज फादर हैदर अली, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था मैसूर एम्पायर। तो मैसूर चाहता था इंडिपेंडेंट रहना, ब्रिटिशर्स उसको ओवरटेक करना चाहते थे। तो ऐसे करके 4 बार युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ 67-69 का, हैदर अली ने डिफीट कर दिया, ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया ब्रिटिशर्स को। तो फिर हुई मद्रास की संधि, तो यहाँ पे एडवांटेजेस दिस मैसूर था। सेकंड जो हुआ मैंगलोर की संधि, वो 80-84 के युद्ध के बाद हुआ। इसमें ब्रिटिशर्स अब स्मार्ट हो गए थे और डिसएडवांटेज मैसूर हुआ। फिर श्रीरंगपट्टनम थी, तो ये दोनों में तो हैदर अली थे। अभी जो होगा वो टीपू सुल्तान आ जाएगा। टीपू सुल्तान की डिफीट होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान फिर से रिकवर करने की कोशिश करता है, अपने एम्यूनेशंस बढ़ाता है। देन फ्रांस के साथ भी काफ़ी क्लोज टाइज होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होता है। ब्रिटिशर्स फिर अटैक करते हैं और फिर होती है 1799 की सहायक संधि एंड टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ। सो ये 4 संधि हुई है एंग्लो और मैसूर में। 67-69 में मद्रास, 80-84 में मैंगलोर, 1992 में श्रीरंगपट्टनम और 1799 में सहायक संधि। ऐसे ही मराठाओं के साथ भी ब्रिटिशर्स का संधि हुआ था, वो भी हम आगे देखेंगे। दिस इज सी सेट। जब भी ऐसा दिया हुआ है इसको 3x 4x 5x मान लेना चाहिए। एलसीएम निकालिए 60x, बट दिया है वो 2400, तो x आ जाएगा 40। x आ जाएगा 40, पुट इट हियर, यू विल गेट नंबर्स और फिर इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सी 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, बाकी इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हुआ 40 40 40। सेकेंड क्वेश्चन भी इजी था, HCF हमें निकालना था। रिमाइंडर 6 और 5 बच रहे हैं, तो यहाँ से इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फिर जो नंबर बचेगा उसका हम HCF निकाल लेते हैं, 127। इजी। प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी करना आना चाहिए। जैसे 22 है, 2 × 11। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और जो भी नंबर है ना वो सारे प्राइम नंबर है। जैसे 2 इज प्राइम, 11 इज प्राइम। 54 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 पावर क्यूब। 108 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब। ऑल नंबर्स दीज डिजिट्स आर प्राइम। 3 का क्यूब एंड 5, 2 × 3 स्क्वायर × 11। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए। अब इसमें से एक नंबर तो 2 है, जितने भी नए नए नंबर है ना उनको आप लिख लो। एक 2 आया, एक 3 आया और एक 5 भी एक बार आया और एक बार 11 भी आया।
पावर कितनी रखनी है, जो इसकी हाईएस्ट पावर आ रही है। जैसे 2 का हाईएस्ट पावर कितना आया 2, 3 का हाईएस्ट पावर कितना आया 3, 5 का हाईएस्ट पावर 1, 11 का हाईएस्ट पावर 1। बस ये एलसीएम हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 5940। ये आज का सवाल है। 20 मैन कैन बिल्ड अ वॉल्स 56 मीटर लॉन्ग इन 6 डेज, हाउ वॉट लेंथ ऑफ अ सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ड बाय 35 मैन इन 3 डेज। आप डेली सॉल्व करो, कुछ ही टाइम पे देखना ये सवाल विद इन मिनट्स आपके होने लग जाएंगे। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंपल, इसमें फॉर्मूला लगाइए, वर्क टोटल कितना है और दोनों को इक्वेट करिए। 7 spiders make 7 webs in 7 days, then 1 spider will make 1 web in how many days? Work constant है, time and this condition, number of spiders, equate it. If 36 men can do a piece of work in 25 hours, in how many hours will 15 men do it? Okay, so these are 3 questions for today CSAT. ये सवालों के जवाब थे। ये आंग्ल मैसूर युद्ध है, 4 बार हुए थे, एंटोनी ब्लिंकन। आज ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज देख लीजिए कोऑपरेटिव्स के, और ये बताइए यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट के मैटर्स क्या क्या है। देन दिस इज शेयरिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी, पेगासस सॉफ्टवेयर, और ये है पार्लियामेंट्री मोशन एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सो दिस इज 21st of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.